हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया हुआ साइंस यानी विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। तो देखिए, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर आ चुका है। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए विषय कोड कितना है भाई, 112 है। और यहाँ पे कुल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, तो यहाँ पे कुल 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। पूर्णांक 80 है। ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर का आपका एग्जाम आपके स्कूल में होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम, वहां से जो आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा। यहाँ पे 80 नंबर का एग्जाम होता है। प्रश्नों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पे 80 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ का प्रश्न का मतलब होता है एक नंबरिया प्रश्न, 1 नंबर मिलेगा, जिसमें से 40 प्रश्न आपको बनाने होते हैं, जो कहीं कहीं से भी बना सकते हैं। अगर आप गलती से 50 बना दिए या 45 बना दिए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका शुरुआत का 1 से लेकर 40 तक जो भी आप बनाए वो चेक हो जाएगा और बाकी छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 24 आपका लघुतरीय प्रश्न पूछा जाएगा। लघुतरीय प्रश्न जो होता है ये आपसे पूछा जाता है, जिसमें से 12 प्रश्न ही आपको बनाना है। 6 क्वेश्चन जो है वो आपका दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से 3 प्रश्न बनाने होते हैं। ऊपर लिखा भी रहता है, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 6 बनाने होते हैं, कोई दिक्कत। समय दिया जाता है 2 घंटे 45 मिनट, इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी 2.5 घंटा का ये 2.5 घंटा का ये एग्जाम होता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है। और ये भी इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी अपना उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे। देख लीजिएगा, यहाँ पे नंबर के बारे में थोड़ा सा बात किया हुआ है, ठीक है। कौन सा नंबर, यह देखो, खंड अ यानी सेक्शन ए में अगर बात किया जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 नंबरिया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है इसे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 से 80 तक आपका प्रश्न दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से बनाना 40 है और 40 में से प्रत्येक के लिए 1 नंबर मिलेगा, यानी 40 नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? नहीं आया? अच्छी बात है। नहीं आया तो और अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत, स्रोत जो होता है प्रकाश का वो होता है सूरज हो गया, बल्ब हो गया, ये सब। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट दीवार बना दीजिए, ठीक है, या कुछ रख दीजिए। रख देने पर क्या बनता है, तो भाई रख देने पे क्या बनेगा, छाया बनेगा। और क्या बनेगा, इसे देखो, यहाँ पे सूरज बाबा है, ठीक है, ये रोशनी दे रहे हैं इधर से। अब ये रोशनी आया, यहाँ पे आप दीवार बना दिए। शीशे का समुंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है ना, सुने हो कि नहीं, मोहब्बत की दुनिया। तो ऊपर से रोशनी तो आएगा, यहाँ से रोशनी जाएगा आगे तक, लेकिन यहाँ तक क्या बनेगा, तो यहाँ पे छाया बनेगा ना। तो यहाँ पे छाया बनता है, वो छाया बन गया। एक्सप्लेनेशन समझ में आया? नहीं आया? चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा प्रश्न तो और भयानक है, और ये आप इससे बहुत ज्यादा परिचित है। समतल दर्पण, आपके घर में जो आईना है, ठीक है, आपके घर में जो आईना है जिसमें आप अपने सुंदर सुंदर चेहरा को देखते हैं, अब ये जो आईना है उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। बोल रहा है उसकी फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले मैं बता दूं, उसकी फोकस दूरी जो होगी अनंत होगी। क्लियर है ये बात? जिसको इसका कंसेप्ट पता है वो देख के आगे बढ़े, नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट देखते रहे, ठीक है। आप थोड़ा देर स्किप भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ लेंस के दर्पण के बारे में तो जानते ही होंगे। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है उसमें 2 प्रकार का दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो ये मैं बना रहा हूं, ये अभी आपका अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में ध्यान से देखिएगा, अगर ये गोलाई किया जाए, अवतल दर्पण को ये पूरा गोल कर दिया जाए तो बीच में क्या मिलेगा, केंद्र मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में मिल गया केंद्र, ठीक है, बीच में क्या मिल गया, केंद्र मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, जिसको हम लोग पी से संकेत करते हैं।
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु लिया जाता है जिसको कहा जाता है फोकस बिंदु। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में जो दूरी होता है उसी को कहा जाता है फोकस दूरी। ठीक है, ये फोकस दूरी है। अब आप यहाँ पे समझिए कि समतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे निकलेगा। यहाँ पे तो गोलाई था तो कहीं ना कहीं आपको केंद्र मिल गया। समतल दर्पण जो होता है वो इस तरह से होता है, एकदम सीधा होता है। समतल दर्पण एकदम सीधा होता है। भाई ये कहाँ झुकेगा वो जानना है, कहाँ झुकेगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो ये झुकने में इसको ना बहुत दूर जाना पड़ेगा, अनंत। मान लेते हैं कि अनंत पे झुका हुआ है, मान लेते हैं क्या, अनंत पे झुका हुआ है। इसका मतलब फोकस दूरी भी क्या होगा, अनंत ही होगा। तो इसका फोकस दूरी अनंत होगा। क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका अनंत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी पे ताला लगा दिया गया। कंप्यूटर जी तो ताला लगा दिए। सर आप क्या बोल रहे हैं, बोलने से पहले मैंने कर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप भी समझदार हो गए कंप्यूटर जी, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 के बारे में क्या बोलती है पब्लिक। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, यानी एफ जो होगा वो 1 मीटर होगा। और पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, जो कि एफ मीटर में रखना होता है। तो आप देख लीजिएगा 1/1 मीटर यानी 1 डायोप्टर आएगा। तो 1 डायोप्टर आया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आप कहोगे सर कैसे इसको पता चला कि ये धनात्मक में होता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उत्तल लेंस जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस ऐसा होता है। अब यहाँ पे ये बीचों बीच जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान या मुख्य अक्ष ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि जब भी मेरे को फोकस दूरी या फोकस निकालना हो तो प्रधान अक्ष के समांतर हम लोग क्या करते हैं, किरण गुजारते हैं। और यहां से ये इधर घूम जाएगा ऐसे। फिर यहाँ देखो प्रधान अक्ष के समांतर किरण गुजारेंगे और ये कहाँ घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है ये बात। जहां से ये गुजर रहा है वही होता है फोकस बिंदु। और ये होता है यहाँ पे प्रकाश बिंदु। तो प्रकाश बिंदु और फोकस बिंदु के बीच की दूरी जो होता है उसी को कहा जाता है फोकस दूरी। अब बताओ, आपतित किरण इधर है तो आपतित किरण की दिशा में इधर प्लस होता है और लेंस से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और इधर माइनस होता है दूरी। इधर क्या है देखो, तो फोकस दूरी जो है वो आगे की ओर है, यानी फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि दोनों होती है। तो आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं, आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। तो बताइए, फोकस दूरी धनात्मक होता है, पावर पी बराबर 1/f जो मीटर में होता है, 1/1 बराबर 1d हो गया। 1 डायोप्टर, डी से डायोप्टर होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। कंप्यूटर जी पहले से ही ताला लगाए हुए हैं, आपको मैंने समझा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यहाँ पे 4 में क्या बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, लेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ध्यान से देखिएगा, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस ऐसा उठल रहेगा, ऐसा रहेगा। एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसा रहता है ना, कर्व जैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पे जो बताया गया वो ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस इस तरह से है और अवतल लेंस इस तरह से है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, दोनों में मैंने प्रधान अक्ष खींच लिया। प्रधान अक्ष के समांतर किरण गुजरते हैं, प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है एक बिंदु से, ऐसे गुजर रहा है।
एक जगह एक बिंदु पे आ रहा है, ये एक बिंदु पे आ रहा है, ये फोकस होता है, फोकस बिंदु होता है, बट एक बिंदु पे आ रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, प्रकाश की किरण हमेशा मोटा की तरफ घूमती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोटा की तरफ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ऐसे चल जाएगा, लगेगा कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और ये मोटा की तरफ चल जाएगा, लगेगा क्या यहाँ से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये सच में मिलता नहीं है, हम लोग इसको मिलता हुआ प्रतीत करा देते हैं, कहते हैं ना कि सपना में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं, रोता तो आसमां भी है जमी के लिए, लेकिन लोग उनकी आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जा रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये बिंदु से जा रहा है, ऐसे करके एक बिंदु है जो घर है, और घर से ये सब जा रहा है, देखो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये बिंदु जो है वो घर है और घर पे आ रहा है। मैं याद करने के लिए एक बात बोलता हूं, अभी मैं आया, अभी मैं आया यानी अभिसारी, इसको उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। अभी मैं आया अभिसारी लेंस। लेकिन आप जाइए, आपका घर है, क्या बोलिएगा, आप जाइए तो ये हो जाएगा अपसारी लेंस। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, जहां तक लगता है। तो आप देख सकते हैं अवतल लेंस जो होता है वो होता है अपसारी लेंस। आप जाइए, अपसारी लेंस यही होता है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे, एकदम हलवा प्रश्न है। कैसे हलवा है, जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताइए। आपको हवा में दौड़ाया जाए, मतलब जैसे अभी नॉर्मली है, उसमें दौड़ाया जाए फ्लो, और पानी में बोला जाए कि दौड़ो, दोनों में क्या आपका स्पीड सेम रहेगा? नहीं, अलग अलग रहेगा। तो ये जो माध्यम होता है, माध्यम हुआ क्या क्या, हवा हुआ, पानी हुआ, कांच भी होता है, ठीक है। प्रकाश के लिए कांच हुआ, बहुत सारा चीज होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हवा पानी कांच ये सब माध्यम है, तो हवा में तो भाई बहुत सारा हवा का कण सिर्फ होता है और छोटा छोटा होता है, तो इसमें प्रकाश बहुत स्पीड में चलता है, तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। चाल जो होता है प्रकाश का वो क्या होता है, अधिक होता है। अब यहाँ पे देखेंगे पानी, यहाँ पे चाल जो होता है प्रकाश का वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू पानी, हवा में चाल, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे देख सकते हैं कांच में तो और कम होता है, तो यहाँ पे अधिक कम, बहुत कम भी लिख सकते हो। चाल, चाल के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ बात सुनिएगा भी। तो बताइए अलग अलग है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, कौन ऑप्शन होगा बता दो, तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। देखिएगा एक बात मैं बता दूं, पहले पहले आप लोग बना बना के चलिएगा और देखिएगा किसका सबसे ज्यादा सही हुआ है। जिसका भी सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ भाई, मैं एक वीडियो में 40 प्रश्न डालूंगा, 40 प्रश्न में से आपका कितना पहले से सही हुआ था वो बता दीजिएगा। बस देखते हैं कितने कितने बच्चे का ये सही होता है, और आप कॉपी कलम लेके ये कीजिएगा। चलिए तो प्रश्न संख्या आगे 6 नंबर में बात किया जाए कि 6 नंबर में क्या है, ठीक है। कंप्यूटर दीदी को ताला लगाने के लिए बोलना अब नहीं पड़ता है, वो पहले से ही सही प्रश्न में, ठीक है, सही प्रश्न में नहीं, सही उत्तर में टिक लगा के रखते हैं। इस किसी लेंस द्वारा, ठीक है, उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? आवर्धन जो होता है ना, एम को कहा जाता है। अगर आप देखें तो आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। अब ये दोनों ऊंचाई है, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो नीचे भी सेंटीमीटर में होगा, ऊपर अगर मीटर में होगा तो नीचे भी मीटर में होगा, मीटर मीटर कट जाएगा। तो बताइए इसका मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा? विहीन, मात्रक विहीन, मात्रक होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है मात्रक विहीन। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी पे कंप्यूटर जी को बोला जाए कि ताला लगा दीजिए, और नहीं तो भाई कंप्यूटर जी का मगज मारी कपारे फोड़ देंगे। कहते बोलते हैं डमरुआ से मार के कपड़े फाड़ देंगे। कपड़ा मतलब ये वाला नहीं है, कपड़ा ऐसे। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पे क्या हो रहा है।
वो चीज को देखना पड़ेगा। 7 नंबर प्रश्न में बोला रहा है कि निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। मैं अपवर्तनांक को बोलता हूं पैसा। जिसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, यानी जो समझ लीजिए ना, जो ज्यादा घन है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वायु से ज्यादा घन हो जाता है बर्फ, बर्फ से ज्यादा घन हो जाता है कांच, कांच से भी ज्यादा घन कौन है, हीरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, यानी हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ये आप याद भी किए होंगे, आप अच्छी तरह से आपको याद भी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझाया है कि एक अभिसारी लेंस, अभिसारी कौन हो जाएगा, अभी मैं आया, अभी मैं आया, लेंस के बारे में बात हो रहा है भाई, देख लो। तो अभी मैं आया यही ना होगा। चलिएगा, तो अभी मैं आया आपका यही हो जाएगा। तो इसके प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगी तो ऐसे गुजरेगी। यहाँ हो गया फोकस, समझिएगा। अगर आप देखें तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगर आप देखें तो उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो अभिसारी लेंस है उसमें पूछा क्या है। तो आपको एक चीज पता होगा, यहाँ पे मैंने बताया है पहले भी, कि ये होता है प्रकाश केंद्र। ठीक है, प्रकाश केंद्र से फोकस के बीच में, फोकस पर नहीं, फोकस के बीच में। ठीक है, जब भी वस्तु रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी यानी काल्पनिक बनेगा। तो यहां से लेके फोकस तक बोल रहे हैं, फोकस पर नहीं, फोकस तक। ठीक है, तो प्रकाश केंद्र से फोकस तक रखने पर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी। आभासी, आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं काल्पनिक भी। लेकिन जैसे जिंदगी में फोकस किया, यानी एफ से लेकर अनंत तक कहीं पे भी रखिए, वस्तु को कहीं पे भी रखिए, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी बन रहा है। क्लियर है, तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो कंप्यूटर जी को ताला लगाने के लिए बोल दीजिए, इसमें बहुत बड़ा ताला लगेगा, देखो तो इतना बड़ा ताला लगा। क्लियर है ये बात, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अच्छी बात है, जो पढ़े हो गए उसको तो एकदम इजिली क्लियर समझ में आ रहा होगा। नहीं पढ़ने वाले को भी बहुत कुछ समझ में आता है। ठीक है, बेचारे बहुत कुछ समझते रखते हैं, क्या बात है। अब तो क्या होगा, मेरा नैया डूब चुका। वही वाला बात होता है, अरे बाबू दो नाव पे चढ़ना और टांग चियार के मरना। हम्म। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, मेहनत कर लो। आकाश का रंग नीला, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। अच्छा बताओ, आकाश का रंग मतलब जो नीला होता है वो किस लिए होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। कोई भाई थोड़ा मोड़ा भी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बता देता हूँ, मेरा वीडियो देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। किताब नहीं भी पढ़े होंगे, यहाँ पे समझिएगा कि यही होता है भाई, यही होता है। पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कंसेप्ट ये लिखा हुआ है तो ये होता है। परिकिरण में होता क्या है, जैसे देखो मैं बता देता हूँ ध्यान से। यहाँ है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी का ऊपरी सतह, यहाँ पे लोग रहते हैं तो मैंने एक आदमी को बना दिया। अब ऊपर से यहाँ पे वायुमंडल बना दिया, इतना दूर को बोल दिया कि वायुमंडल है। अब वायुमंडल है तो बाबू रे, वायुमंडल में क्या होता है, ये एकदम नजदीक में मत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वायुमंडल में क्या होता है, वायु रहता है, वायु सब रहता है, वायु के छोटे छोटे कण रहते हैं। ये सब वायु के छोटे छोटे कण है, गैस के छोटे छोटे कण है बोल सकते हो, है ना, धूल कण भी हो सकते हैं।
अब जब प्रकाश की किरण कहां से आएगी, सूरज बाबा कहीं दूर होंगे, है ना, सूरज बाबा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, यहाँ पे सूरज बाबा है, चंदा मामा नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसका अपना प्रकाश होता है, चारों तरफ प्रकाश जाता है, लेकिन हम लोग को जितना मतलब है उतना ही से मतलब रखेंगे। तो इधर प्रकाश अगर आया, एक ही प्रकाश पे बात कर लो, ठीक है, एक प्रकाश आया यहाँ पे, ये छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, कम तरंग दैर्ध्य वाले को, ठीक है, कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग को प्रकिरणित कर देते हैं। ठीक है, कम तरंग दैर्ध्य वाले रंगों को क्या कर देते हैं, प्रकिरणित कर देते हैं। अगर आप देखें, ये सूरज का जो श्वेत रंग है, ठीक है, ये श्वेत रंग है, वो 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन वर्ण होता है, 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले होता है बैगनी, बैजा नी ह की ना ला, आपको ये पता है, बै से बैगनी हो जाता है। ठीक है, बै से क्या हो जाता है, बैगनी। जा से जामुनी हो जाता है, जामुन वाला कलर। नी से नीला हो जाता है। ह से हरा हो जाता है। पी से पीला हो जाता है। ठीक है, और ना से नारंगी हो जाता है। अगर देखा जाए तो लाल हो जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता किसका भाई, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल का होता है, अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है। तरंग दैर्ध्य, ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का होता है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो भाई बैगनी का होता है, तरंग दैर्ध्य। कम तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है कि ये कम स्पीड में चलेगा। ठीक है, तो कम चाल होगा इसका, चलो ठीक है, दिख रहा होगा। और यहाँ पे अधिक चाल होगा, अधिक तरंग दैर्ध्य का मतलब अधिक चाल होता है इसका, खूब स्पीड में चलेगा। ललका रंग जो होता है ना, खूब स्पीड में चलता है, सबसे पहले आंख पर पहुंचता है। इसलिए देखते हो ना, शादी विवाह में एकदम लाल जोड़ा पहन के आती है महिला, अल्लाह, इसलिए तो खतरा का निशानी, खतरा का निशानी एकदम सामने से आते रहता है, लास्ट लास्ट तक मौका देता है कि भाई बच लो। लेकिन लड़का सब भी बोलता है हम खतरों का खिलाड़ी है, आ जाओ। अरे अजीब खतरों का खिलाड़ी है तुम। हमको लगता है इसमें भी कुछ लड़के होंगे जो खतरों के खिलाड़ी से, खतरा का खिलाड़ी खेल खेल चुके होंगे, उसका शादी तो हो गया होगा। अच्छी बात है। चलो यहाँ देखो ध्यान से, तरंग दैर्ध्य ऊपर बढ़ने पे बढ़ता है, तो ये चीज हो गया। अब आप कहिएगा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो बैगनी है, तो उसका परिकीर्णन ज्यादा होना चाहिए कि छोटा छोटा कण जो है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला का परिकीर्णन करता है, लेकिन आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाता है, वो नीला पहुंच पाता है। ठीक है, आपके आंखों तक भी तो आना चाहिए, तो आपके आंखों तक जो पहुंच पाता है परिकीर्णन जो होता है, तो परिकीर्णन होता क्या है, तो ये ना छोटे छोटे कण से टकरा के कुछ जो अंश है प्रकाश का वो फैल जाते हैं, यहाँ पे ऐसे फैल जाते हैं, और आपको दिखाई देता है परिकीर्णित होते हुए, फैलता हुआ जो दिखाई देता है वो नीला दिखाई देता है। क्लियर है ये बात, क्या दिखाई देता है, नीला, पूरा फैला हुआ रहता है, ये परिकीर्णन के कारण होता है, और ये परिकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अंतरिक्ष यात्री जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री है कोई, अंतरिक्ष यात्री को बताओ यहाँ पे वायुमंडल है नहीं, तो आसमान तो ऊपर न देखेगा, तो आसमान काला दिखाई देता है, यानी आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कोई दिक्कत है, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया, समझ में आ रहा, चलिए अच्छी बात है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूं भाई, देख लो लाल नीला, ठीक है, नारंगी, देखो यहाँ पे ध्यान से, लाल नीला और नारंगी नहीं, सॉरी नारंगी नहीं, लाल पीला और नीला, ये होता है प्राथमिक कलर। ठीक है, नीचे ऑप्शन में है, देख लेंगे। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर ये भी चेहरा तुम्ही ने पढ़ा। अच्छा, इसका ना प्रकीर्णन ऑप्शन मार दिए थे। ठीक है, चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न में मैंने ऊपर ही पहले बात कर लिया था कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, भाई लाल है, नीला है, हरा है, अरे तुरा हरा है।
इनमें से सभी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नीला, नीला दोनों होता है तो ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी तीनों होता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नहीं सॉरी डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि बृहत संख्या में, बृहत संख्या में मतलब अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। आप अगर देखें तो कॉर्निया लिखा हुआ है, पुतली लिखा हुआ, रेटिना लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो बबड़े यहाँ पे देखा जाए तो रेटिना जो होता है उसी में सबसे ज्यादा संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होता है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि प्रकाश सुग्राही कोशिका होता क्या है, ठीक है। तो मैं वही बात यहाँ पे करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा कि रेटिना के बारे में पहले समझ लीजिए कि रेटिना होता कहाँ है, वो भी मैं पिक्चर में सब बता दूंगा, ठीक है। रेटिना एक सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा, सूक्ष्म कोमल, कोमल झिल्ली है, ठीक है। सूक्ष्म कोमल झिल्ली है जिसमें, जिसमें अगर बात किया जाए, ध्यान से देखिएगा, बृहत संख्या में, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही सुग्राही कोशिकाएं होती है। समझ में आ गया, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती है, ये बात हो गया। अब यहाँ पे ये चीज समझते हैं कि भाई रेटिना है कहाँ, ठीक है, रेटिना कहाँ है, वो चीज को थोड़ा सा समझना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको समझा भी देता हूं, ध्यान से देखना। मैं ये आंख का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ा सा आंख यहाँ पे आगे की तरफ खुला रहता है, कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा बने, मेरा उतना अच्छा नहीं बनता है, आप लोग ज्यादा बेहतर बनाते होंगे। ठीक है, ये है प्रकाश स्नायु। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने ये डबल पे नहीं करना है, चलो छोड़ दो, आसान वाला बनाते हैं, रंग आसान है। हो गया। यहाँ पे जो होता है ना उसको लेंस कहते हैं, यहाँ पे जो होता है उसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। आप देखे होंगे, इसको कहते हैं हम लोग परितारिका, आइरिस। अब यहां से समझिए, ये है आपका कॉर्निया ये क्या है, कॉर्निया है। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में जो छिद्र होता है, इसके बीच में जो छिद्र होता है उसी को कहा जाता है पुतली। पुतली भी ऑप्शन में है, मैंने उसको भी बता देना, इसलिए ये पुतली हो गया। उसके बाद देखिए लेंस तो है, लेंस बट ऑप्शन में नहीं है। रेटिना होता है ये जो है ना जहां पे प्रतिबिंब बनता है, इसको कहा जाता है रेटिना, ठीक है। रेटिना का हिंदी नाम होता है दृष्टि पटल। यहीं पे प्रतिबिंब बनता है, और यहां ही पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा, ठीक है, बृहत संख्या में, यानी सबसे ज्यादा सुग्राही कोशिकाएं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बात है, कैसे है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही जवाब था, और यहाँ पे हम लोग इसको बना भी दिए। अब बहुत ही कोमल है, बहुत ही अच्छे हैं, कहते हैं ना कि फिदा हुए थे मैं हम तुम्हारी मासूमियत देखकर, फिदा हुए थे तुम पर तुम्हारी मासूमियत देखकर, तुम तो बहुत बेरहम निकले, बहुत बेरहम निकले। ये दुनिया सोने दी पित्तल दी है कि सोने दी है। चलो देखो 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है।
मैं आपको बता देता हूं, दृष्टि दोष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोल रहा हूं, उस पर भी ध्यान दे लेना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, और एक हो जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा जरा टच मी टच मी टच मी। आ, आ, क्या बात। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मैं याद रखने के लिए अपने स्टूडेंट को बात बताता हूँ कि जो निकट लिखा हुआ है इसलिए निकट ही दिखेगा, दूर का नहीं दिखता है। तो जिस भी आंख में, जिस भी नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसको निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो निकट लिखा हुआ है, निकट दिखेगा, ठीक है, और दूर का नहीं दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूर दृष्टि दोष, यहाँ पे दूर लिखा हुआ है तो दूर का दिखेगा, और निकट का नहीं दिखेगा तो निकट का नहीं दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। उसी तरह से जरा दृष्टि दोष, मतलब इसमें तो दोनों बॉल फ्यूज हो जाता है, न निकट का न दूर का, कहीं का नहीं दिखता है, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहा, वही वाला बात है। तो कहीं का नहीं दिखेगा, कहीं का नहीं दिखेगा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कहीं का नहीं दिखेगा। मैं याद करने के लिए एक बात बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद करने के लिए एक बात बोलता हूं कि जिसको भी निकट दृष्टि दोष होता है उसका उपचार के लिए यहाँ पे आब तो निकट, मैं बोलता हूं आब तो निकट। आब तो निकट बिहारी हो भाई, जानते होगे, आब तो निकट मतलब पास आओ। आब तो निकट मतलब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उसको आब तो ल अवतल, ठीक है, अवतल लेंस से इसका उपचार होता है। इसका उपचार जो होता है किससे होता है भाई? अवतल लेंस से होता है। वही जब वो अवतल लेंस से है तो ये उत्तल लेंस से होगा। ये, और यहाँ पे उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों से बना हुआ चश्मा लगता है, इसको कहा जाता है बाइफोकल लेंस। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बात पूछा जा रहा है, कौन सा बात का आंसर देना है। पूछ रहा है दूरदृष्टि दोष किसको हुआ है, दूरदृष्टि दोष यहाँ पे है। और उसके उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो कंप्यूटर जी को बोलिए कि ताला लगा दे। कंप्यूटर जी तो पहले से ताला लेके खड़े हैं, है ना। आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप ही लेट से बोल रहे हैं। क्या बात है, हम ही लेट से बोल रहे हैं। इस बार तो भाई 400 पार कि 450 पार? इस बार 450 पार। बड़ा अच्छा, कहा जाता है कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हम भी जिद्दी हैं। अब ये मजेदार प्रश्न है, ये थोड़ा सा नया जैसा भी है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता क्या है, ठीक है, कितना होता है वो पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है वो 1/16 होता है। अब ये अस्थायित्व क्या है दृष्टि का? दृष्टि का अस्थायित्व के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो देखिएगा ध्यान से। दृष्टि का अस्थायित्व या दृष्टि की ग्रीन से नहीं करते हैं, दूसरा कलर देते हैं ना। हाँ, दृष्टि का अस्थायित्व के बारे में, या इसको दृढ़ता भी बोला जाता है। तो दृष्टि की दृढ़ता, कभी कभी क्या होता है ना कि आप जिस वस्तु को देख रहे हैं तो उस वस्तु से प्रकाश आ रहा है आपकी आंखों तक, तब देख रहे हैं। लेकिन जैसी वस्तु से प्रकाश आना बंद भी हो जाए तो भी 1/16 तक आपको वो प्रतिबिंब का स्थायित्व रहता है। यानी वो अपना दृष्टि की धारणा बनाए रहता है। इसी इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को बोल सकते हैं दृष्टि का स्थायित्व। चलो मैं बता भी देता हूं, लिख भी देता हूं। किसी वस्तु से, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश, आने वाली प्रकाश की किरण
की किरण आंख में प्रवेश आंख में प्रवेश करना बंद कर देने के बाद भी बंद कर देने के बाद भी, ठीक है, दृष्टि की धारणा दृष्टि की धारणा बनाए रखता है, बनाए रखता है। इसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। इसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। बात समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? दृष्टि का अस्थायित्व कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि मानव में, ठीक है, मानव में खासकर बाबूरे दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है, यानी कोई भी वस्तु को देख रहे हो, प्रकाश आ रहा है, दिखाई तो नहीं रहा, लेकिन जैसे आप इधर घूमे प्रकाश तो अब आना बंद हो गया ना, लेकिन फिर भी 1/16 सेकेंड तक, ठीक है, मनुष्य में अगर देखा जाए तो दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड तक आपको लगेगा कि है वस्तु दिख ही रहा है। अब ये इतना ना छोटा होता है कि आपको तुरंत बदल जाता है, पता नहीं चलता। यही होता है दृष्टि का अस्थायित्व। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़िए सर, आप तो बहुत लेट कर रहे हैं। लेट नहीं कर रहा हूँ बाबू रे, ध्यान से पढ़ लो। सच में बता देता हूँ, अगर आपको स्पीड में चलना है तो थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए, 2x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले से पढ़े हुए, पहले से जानते हैं तो 2x स्पीड में देख लीजिए, 1.5x स्पीड में देख लीजिए, है ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? अच्छा, ये वाट किसका मात्रक होता है बाबू? यहाँ पे अगर लिखा जाए तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। अगर आप देखेंगे तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो ऊर्जा बटे समय, कार्य बटे समय, सॉरी, तो कार्य बटे समय होता है। तो कार्य बटे समय का मतलब हो जाएगा जूल पर सेकेंड। अब देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार हो रहा है। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई आ, अब तो हम तो बना लिए हैं। चले आगे, चलते हैं, चलते हैं, चलते चलते यूं रुक जाता हूं मैं। अब देखो, मैं यहाँ पे एक बात और कर लेता हूँ, याद रखिएगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, ये याद रखिए, ठीक है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक अगर पूछना है तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल और समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड, जूल पर सेकेंड को एक साथ कहा जाता है वाट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 1 किलोवाट, तरह के किलोवाट में आ गया। अब अगर देखे होंगे कि आपका जो बिजली बिल का रीडिंग होता है, बिजली बिल बोल रहा, सॉरी, बिजली का रीडिंग होता है, बिजली बिल आता है ना, यूनिट पे आता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा के बेस पे अगर बात किया जाए तो 1 किलोवाट घंटा को कहा जाता है 1 यूनिट। ये तो डायरेक्ट आपको याद रखने वाला है, तो आप 1 यूनिट याद रखिएगा। तो कंप्यूटर जी को ताला लगाने के लिए बोल दिया गया, कंप्यूटर जी ताला लगाइए ना। सर लगा रहे हैं सर, आप तो बड़का ताला लगवा देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। गुस्सा ना ही होइए, है ना। नया साल आ रहा है, आपको हम कपड़ा खरीद देंगे, कपड़वा नहीं फाड़ लीजिएगा, कपड़ा खरीद देंगे, ध्यान से रहिएगा। चलिए देखिए, 16 नंबर प्रश्न में बात करते हैं। विद्युत शक्ति, अरे तो राजी,
यही तो बात किए थे। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? अरे भाई, अभी तुरंत बात किए हो, भूल गए क्या? और वाट होगा। क्या होगा? वाट होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने उधर भी बात कर लिया था, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्य का, अब शक्ति का SI मात्रक अगर चाहिए, SI मात्रक इसका चाहिए शक्ति का, ठीक है, किसका? शक्ति का। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो कार्य का SI मात्रक जूल, समय का SI मात्रक सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही कहा जाता है वाट। वाट लगा दिया तूने? नहीं 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 सर, वो वाट का बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। कंप्यूटर जी ने पहले ही ताला लगा दिया है, तो आगे चले, आगे बढ़े। बढ़े चलो, बढ़े चलो, कदम बढ़ाए चलो, अभी तो बहुत है क्वेश्चन बाकी रे। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर है कितना जूल के। अब यहाँ पे जूल पे पूछा भाई, अगर ये यूनिट में पूछता तो 1 यूनिट होता, अगर ये यूनिट में पूछता तो 1 यूनिट होता, लेकिन यहाँ पे जूल में पूछा है तो जूल जो हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6। इतना छौ छौ करोगे भाई, छक्का, छौ छौ छौ। नहीं, वो बात नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम लोग नहीं पकड़ना उस बात को, एक ही बात को बोल के पकड़ के बैठ जाते हो, मैं नहीं ऐसा करता हूँ। चलो देखो यहाँ पे तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर। अब आगे बढ़ जाए महाराज, चलो कैदी हो, आगे चलते हैं। सर हम लोग कैदी नहीं है, कैदी नहीं हो, स्कूल के कैदी ही हो। अरे जब आजाद होने का समय आया तो पिंजरा से ही मोहब्बत हो गई, वही वाला बात है। शुरुआत में स्कूल नहीं जाना चाहते थे, अब स्कूल जाने लगे, स्कूल पढ़ने लगे, अब आपको रोना आ रहा है कि अब स्कूल से बिछड़ना पड़ रहा है। क्या करोगे, यही दुनिया है, जो मिलते हैं वो बिछड़ते हैं। ठीक है, परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है। कहते हैं ना, एक सॉन्ग में आया था राहत फतेह अली साहब का, कि मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। इस पे एक शायरी कहा जाता है, मोहब्बत की दुनिया में कहाँ ये मोड़ आते हैं, जिन्हें हम दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे तो वही है, आपको ये स्कूल से मोहब्बत हो गया है तो टूटेगा ही दिल। चलिए, स्कूल से हो गया कि स्कूल में से हो गया है तुझसे? हाँ, नहीं ऐसे नहीं करने का, स्कूल से करना। चलिए देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? भाई ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है प्रतिपादित किया था फ्लेमिंग ने। किसने प्रतिपादित किया था? फ्लेमिंग ने। और आप रेड से क्या खींच दिए, ये ग्रीन से बोलता है, कंप्यूटर जी बोलता है ग्रीन से लगाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे फ्लेमिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये नियम क्या है? अगर देखा जाए तो फ्लेमिंग ने, ठीक है, देखा जाए तो फ्लेमिंग ने 19वीं शताब्दी में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। अब ये नियम किस पे प्रतिपादित था, वो बात कर ले, अगर ध्यान से देखिएगा, ये नियम किस पे आधारित था? यह नियम अगर देखा जाए तो यह नियम चुंबकत्व चुंबकत्व तथा चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबक, विद्युतीय बोल सकते हैं यहाँ पे, या विद्युत बोल सकते हैं, तो विद्युत चुंबक चुंबकत्व में
में नहीं से लिख देते हैं। चुंबकत्व से प्रेरित प्रेरित विद्युत धारा, यानी धारा मैंने सिर्फ लिख दिया, विद्युत धारा के दिशा का पता लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, यह नियम चुंबक तथा विद्युत चुंबक से प्रेरित धारा के दिशा का पता लगाने के लिए किया गया था। ऐसा नियम बनाया गया था। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखा जाए तो अंगूठा जो होता है तुम्हारे दाहिने हाथ का, ठीक है, और तुम्हारा तर्जनी, और ये तुम्हारा मध्यमा, ठीक है। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब 90 डिग्री पे होता है। ये तीनों का तीनों परस्पर 90 डिग्री यानी लंबवत होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपस में 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंगूठा क्या बताता है? अंगूठा चुंबकीय आकर्षण का दिशा बताता है। चुंबकीय चुंबकीय आकर्षण की दिशा बताता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे तर्जनी जो है वो क्या बताएगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। और ये जो मध्यमा है वो क्या करेगा? तो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा बताता है। ये बात क्लियर हो गया? तो फ्लेमिंग क्या क्या दिया था और क्यों दिया था वो बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। क्या बोला है, क्या बोलती है पब्लिक? अबे छोटा मत हो। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज में क्या होता है ना कि जो भी आपको फिक्स किया गया है विद्युत धारा का मान कि भाई इतना से ज्यादा जाएगा अगर, तो वो गर्म होके ना टूट जाता है। गर्म होकर टूट जाता है, यानी तापीय बोल सकते हो, उष्मीय बोल सकते हो। तो उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा? सही जवाब होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसे तापीय, ठीक है, विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज जो है वो क्या करता है भाई? तो तापीय यानी उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं इसको बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसे तापीय प्रभाव का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे तापीय, पूरा तापीय है, तापीय प्रभाव का सिद्धांत भी कहते हैं, भी कहते हैं। ये बात हो गया। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कि जब किसी फ्यूज से निर्धारित मात्रा से अधिक धारा गुजरती है, ठीक है, तो निर्धारित निर्धारित मात्रा से अधिक धारा यानी विद्युत धारा गुजरने पर गुजरने गुजरने पर क्या होता है कि विद्युत धारा का जो तार होता है, ठीक है, फ्यूज का जो तार होता है वो बाबू रे गर्म होकर, फ्यूज का तार गर्म होकर टूट जाता है, जिसके कारण आगे जो मान लीजिए टीवी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, कुछ भी वो जलने से बच जाता है। तो फ्यूज जो है वो गर्म होकर जल मतलब टूट जाता है। तो ये क्या हुआ? उष्मीय या तापीय प्रभाव पे काम किया। अब यहाँ पे फ्यूज के बारे में एक बात करते हैं कि ये जो फ्यूज है, ये जो फ्यूज है इसका तार, फ्यूज का तार किससे बना होता है? देखो, ये नहीं कि सिर्फ मैं ये प्रश्न बना रहा हूं, ध्यान रखना,
इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा वो बन जाएगा आपसे, ठीक है। फ्यूज का तार जो होता है वो टीन से और लेड से बना होता है। लेड के जगह पे आप जास्ता का भी यूज किया जाता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो जास्ता का यूज किया जाता है, जस्ता बोलते हैं, जास्ता नहीं बोलते। तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे टीन जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसएन से संकेत करते हैं। टीन को किससे संकेत करते हैं भाई, एसएन से। और लेड को हम लोग पीवी से संकेत करते हैं। अब पीवी के जगह पे कभी कभी यहाँ पे जस्ता यानी जेडएन, ठीक है, इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो एसएन और पीवी यानी टीन और लेड का बना होता है। किससे, टीन और लेड का बना होता है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ पे बात किया जाएगा अगला प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है यानी 20 नंबर प्रश्न में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहाँ भागे जा रहे हो, हाँ रुको थोड़ा सा, रुको 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 भी। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 10 का पावर 3 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है। अगर आप देखेंगे तो 10 के पावर 3 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है। तो अब बताओ 10 के पावर 3 उधर चल जाएगा तब ना, 1 मिली एम्पियर बराबर 1/10 के पावर 3 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 ऊपर ले चलेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा, तो -3 एम्पियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंप्यूटर से गुस्सा हो गया, मुंह फुला के मत बैठिए। चलो ग्रीन से हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके डन, समझ में आ गया, अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न में। 21 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न तो बहुत हलवा है, आसान तरीके से बनाया हुआ है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किसमें जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, प्रतिरोधकों का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोधकों का मान बढ़ जाता है, क्योंकि देखो प्रतिरोधकों का जो क्रम होता है, ठीक है, अरेंजमेंट होता है, वो दो तरीके से होता है। एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है, ठीक है। एक श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो श्रेणी क्रम में अगर देखा जाए तो आर इक्विवेलेंट बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस मान लीजिए 3 गो है R3। तो यहाँ पे जो भी होगा वो बढ़वे न करेगा। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जैसी रहेगा समझ लीजिएगा कि प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध समझते हो ना, प्रतिरोध को ही इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। आप वही पसर्व क्रम में अगर आप जोड़ते हैं, पसर्व क्रम में जोड़िएगा तो घटेगा, पसर्व क्रम में जोड़िएगा तो घटेगा। जैसे ये श्रेणी क्रम के लिए हुआ, मैंने यहाँ पे लिख भी देना है, श्रेणी क्रम के लिए है, श्रेणी क्रम में है ये, ठीक है। वही 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो आएगा अब आप यहाँ से निकालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ना पूरा से कम जाता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 2 है, सबसे छोटा है और 2 ओम है, तो ये 2 से भी छोटा निकलेगा। तो ये है समांतर क्रम में, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम में, ठीक है। ये आपको जोड़ा हुआ है, कोई दिक्कत। तो आपको तो श्रेणी क्रम का बात करना है, तो श्रेणी क्रम का बात करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे चले तो चलते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जब ये याद हो जाए मुझको तुम लोग नहीं जाने का। चलो देखो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर जानवे करते हो, अभी तो ठंडा है, ठंडा में सब हीटर खूब चलाता है, लेकिन नहीं चलाता है। हीटर बहुत बिजली बिल खाता है। हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है, मैं बता देता हूं। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है वो तुरंत गर्म हो जाता है, इसलिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और बल्ब में जो होता है ना, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है।
बल्ब जो होता है टंगस्टन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, इस्त्री हुआ, इलेक्ट्रिक इस्त्री होता है ना, उसमें भी नाइक्रोम रहता है। अधिकतर में तो नाइक्रोम ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। कंप्यूटर जी पहले से ही तल लगा के बैठे हुए हैं, अब इनको भी क्या स्मार्ट लॉक खरीद दिया गया है, बस ठाए खत्म कहानी। प्यार वाला ठाए बोल रहा है, ठीक है, प्यार से रहने का। अब तुम लोग तो उसका भी मतलब अलग ही निकालते हो, क्या करोगे। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को अच्छा से। किताबें बहुत है बता दो जरा, मैं दरिया हूं मैं अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी निकलूंगा रास्ता बना लूंगा, है ना। मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी निकलूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। चलिए अभी फिलहाल इधर से रास्ता बनाते हैं। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं किसको है, ध्यान से देखना। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना बाबूरे, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को गर्म कर रहा है, ठीक है, और इससे सभी देश परेशान है, सिर्फ हम लोग नहीं। यहाँ पे सभी देश मिलके क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी हुआ मान लीजिए, और पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वायुमंडल है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने के कारण, क्योंकि पेड़ पौधा काटा जा रहा है, तो आदमी जो सांस में से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है वो कहाँ रहेगा, यहीं पे ना रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब खूब गर्मी आने लगा है, तो इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग है किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। तो जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई यार। देखो तो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं, स्वाहा। चलो ठीक है, मैं बात करूंगा पते की। उस पते की बात पे आपको ध्यान देना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या है, कैसे है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे बात किया जाएगा, नया साल आने वाला है, खूब मजा आएगा आप लोगों के लिए। तो नया साल में क्या क्या मतलब आप लोग विश कीजिएगा, है ना। अच्छा से तैयारी करेंगे सर, फलाना ठिकाना, तैयारी करना अभी से है, नया साल से क्या करोगे। चलिए ठीक है, कहते हैं ना कि लौटेंगे फिर से उसी अंदाज में। 2000, ये क्या चल रहा है, 24 चल रहा है ना, 25 में ना, 2025 में एकदम बड़ा अच्छा से तुरंत तैयारी करके पूरा सोचेगा बच्चा सब एकदम रात में, 2024 के रात जो होता है ना कि 25 आने वाला है, उसमें पूरा प्रतिज्ञा लेगा, फलाना ठिकाना लेगा कि लौटेंगे फिर से उसी अंदाज में जनाब। किताबों पे धुल लगने से कहानियां खत्म नहीं हुआ करती, और सच में खत्म नहीं होता। मेहनत करोगे सब कुछ ठीक हो जाता है, हम लोग भी करते हैं। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, इनमें से कौन जीवाश्म, जीव से अस्म, जीव के अंश से जो ईंधन बनेगा उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब वो जीव पेड़ पौधा भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कहानी तो बहुत सारे सुने होंगे, किससे कहानी बहुत सारे सुने होंगे। पेट्रोलियम जो है बाबू रे, वो भी बनता है किससे, जीव जंतु जो नीचे दब गया है ना, आधा ज्यादा तापमान और क्या बोलते हैं प्रेशर के कारण, दबाव के कारण पेट्रोलियम गैस कन्वर्ट हो जाता है। प्राकृतिक गैस तो आप जानते करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी आपका एक तरह से किससे मिल रहा है, तो हम लोग से मिल रहा है, पेड़ पौधा से मिल रहा है, तो वो भी तो जीव का ही अंश है। कोयला तो जानते करते हो कि पेड़ पौधा जो है नीचे दब के, ठीक है, वही जल जाता है ज्यादा अधिक तापमान और अधिक दबाव में, यानी दाब में, तो कोयला बन जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, क्योंकि सभी होगा और सभी का सभी जीवाश्म ईंधन है। कहीं ना कहीं जीवों के द्वारा ही कुछ मिलता है, जो भी ईंधन उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है।
नाभिकीय विखंडन भाई विखंडित नहीं होता है। नाभिकीय संलयन, हाँ संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। कंप्यूटर जी रुक जाएंगे नहीं तो ग्रीन से कर दो। नाभिकीय संलयन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे नाभिकीय संलयन में नाभिकीय नाभिकीय थोड़ा सा रुको मिटा दो, थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा ना, आप लोग सुंदर सुंदर है तो थोड़ा सा सुंदर बना देता है। तो नाभिकीय संलयन में दो परमाणुओं के नाभिक मिलकर एक नया परमाणु बनाते हैं। अगर आप गौर करें तो नाभिकीय संलयन में यही होता है। और सूर्य या कुछ तारे हैं ऐसे भी है जिनका हम लोग को ज्यादा पता नहीं है, बट तो नाभिकीय संलयन ही होता है वहां पे। इसी के कारण आपको ऊर्जा रहता है। सूर्य का अगर तापमान देखा जाए, अनुमान लगाया गया है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे चलते हैं, 25 नंबर कंप्लीट हो गया है, 26 नंबर में। अब ये तो भूगोल जैसा कुछ कुछ बात आने लगा है। देखिएगा यहाँ पे बात किया जाएगा ध्यान से। बोला जा रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। भूमि सिंचाई, सिंचाई तो सबका होता है उद्देश्य, बिजली उत्पादन तो भाई समझ में आ रहा है ना। टिहरी बांध हो या कोई भी बांध हो, ठीक है, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा बांध होता है ना, उसका उद्देश्य इतना तो होता है, जल आपूर्ति का तो होता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब मैं चाहता हूं कि टिहरी बांध पे कुछ बात किया जाए, आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि टिहरी बांध है कहाँ पे। टिहरी बांध भारत के, टिहरी बांध जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड समझिएगा ध्यान से, स्वर आ गया, सॉरी वो नहीं होगा, उत्तराखंड राज्य में है। आप उत्तराखंड को तो जानते ही होंगे। इसके उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में जिला में है, ठीक है, इसलिए उसका नाम टिहरी है। टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल जिला में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध इसको कहा जाता है। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बोल रहा हूं ध्यान रखना, सबसे ऊंचा बांध है। अगर देखा जाए तो इसका ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपको भागीरथी नदी पर है, ठीक है। किस नदी पे है, भागीरथी नदी पर है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे एक बात को लेके कि भाई सबसे ऊंचा बांध या सबसे, एक और नाम है हीराकुंड बांध, है ना। एक और बांध का नाम आता है हीराकुंड बांध। तो बाबू रे वो सबसे लंबा बांध में गिनती होता है, ठीक है, वो सबसे लंबा बांध में गिनती होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं हीराकुंड बांध के बारे में बात कर लेता हूँ। हीराकुंड बांध जो है वो सबसे, भारत का सबसे लंबा बांध में गिनती आता है। भारत की सबसे लंबी बांध, भारत की सबसे लंबी बांध जो है वो आपका हीराकुंड बांध है, ठीक है। अगर देखा जाए तो लगभग में 26 किलोमीटर लंबा ये बांध बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया गया है, तो उड़ीसा के सबलपुर में, ठीक है, सबलपुर जिले में महानदी पे बनाया गया है। जिले में
महानदी पर बनाया गया है। ये बात क्लियर हो गया, सब कुछ एकदम वेरी गुड। चलिए आगे बात करें तो हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, ज्यादा समझ में आएगा। खिलौना जो है ना, गड़ी वाला, रिमोट वाला जो होता है, गाड़ी जहाज छोटा छोटा, जिसके लिए बच्चा में आप लोग बहुत मार खाए होंगे, मैंने भी एक आध बार खाया होगा, याद तो रहता नहीं है किसी को, रहता भी है तो बताएगा कौन। सबसे पहली बात है तो खिलौनों में किस सेल यानी बैटरी जो होता है का उपयोग होता है। देखो पानी वाला बैटरी का उपयोग नहीं होता, जो हम लोग नॉर्मली जो बैटरी होता है वो उसमें पानी रहता है, अंदर में रहता है ना, एसिड रहता है, पानी नहीं रहता, उसका उपयोग नहीं होता। वहां पे जो प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, ठीक है, उसको सूखा सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सूखा सेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बात करें तो प्रश्न संख्या 28 में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, चलिए देखिए, लिखा हुआ है जल में वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी। अब यहाँ पे आपको कैथोड एनोड समझ में आता है कि नहीं आता है वो मैं बात कर लेता हूँ, समझिएगा ध्यान से। बैटरी तो जानते होंगे, बैटरी कुछ ना कुछ तो देखे होंगे ना। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, एक निगेटिव टर्मिनल जो होता है, ठीक है, तो ये कैथोड कहलाता है। लेकिन ये कौन सा बैटरी के लिए कैथोड है मैं वो भी बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल कहा जाता है, ठीक है। और ये एनोड है। ये कौन सा बैटरी है वो लिख देता हूं, तो इसको मैं गैल्वेनिक सेल बोलूंगा। गैल्वेनिक सेल, इसी को इंग्लिश में वोल्टिक सेल कहा जाता है, वोल्टेइक सेल, ठीक है। इसमें कैथोड प्लस को कहा जाता है, एनोड माइनस को कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गया, कैथोड एनोड तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जल को अगर वैद्युत अपघटन किया जाए, H2O जो होता है वो जल का रासायनिक सूत्र होता है। यहां से अगर इसका वैद्युत अपघटन कराया जाए, ठीक है, वैद्युत अपघटन, तो ये टूटेगा क्या? H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, या O माइनस में टूटेगा, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि फिर से H टूट जाता है तो ये टूटेगा, ठीक है। तो O माइनस में बोल देता हूँ डायरेक्ट, OH माइनस तो टूटता ही है, बट चलो डायरेक्ट बोल देता हूँ कि O माइनस में टूटेगा, ऐसा। अब ये H प्लस है, ठीक है, ये प्लस के कारण ही तो ये प्लस होता है, ये कैथोड पे चला जाएगा, और ये माइनस के कारण तो वो माइनस होता है, इसलिए ये एनोड पे जाएगा। बात समझ में है? तो आप देख सकते हैं कि कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होता है, ये मैंने प्लस माइनस इसलिए बोल दिया, समझ में आ रहा होगा आपको। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और ये धनात्मक होता है, प्लस होता है। मैंने आपको कैथोड एनोड भी समझा दिया, ये बात भी बता दिया। एनोड पे कौन सा? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, देख लीजिएगा, हाइड्रोजन आपका सही जवाब है। तो कंप्यूटर जी को बोला जाए ताला लगाने के लिए, अब तो हम ही ताला लगा देंगे सर। कितना लोगों का सही था? अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग का सही हो रहा है। चलिए हम लोग चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न में, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिखा हुआ ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO। ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब यहाँ पे उपचयित अपचयित होता क्या है वो चीज आपको पहले समझना चाहिए। चलो देखो, यहाँ पे तो ऑप्शन है आपका, इसलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उपचयन क्या होता है आपको अब क्लियर हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण।
क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा भाई, तो उपचयन अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा O2 O2 या विद्युत 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 ऋण नहीं बोलते हैं यहाँ पे, ऋण विद्युतीय ऐसे बोलेंगे, ऋण विद्युतीय विद्युतीय तत्व ग्रहण किए जाते हैं, तत्व ग्रहण किया जाता है। अब ये सिर्फ यही ग्रहण किया नहीं जाता है, हाइड्रोजन को हटाया भी जाता है। तो मैं दैट इज करके लिख देता हूं, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन सटेगा या तो हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, इसलिए हटेगा तो माइनस लिख दिया मैंने, तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो या करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अर्थात लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन शॉर्ट, ऑक्सीजन शॉर्ट या हाइड्रोजन हॉट, अगर ये दोनों में से कोई एक हो रहा, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं ध्यान से अपचयन के बारे में, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो अवकरण बोलते हैं, अवकरण, अपचयन, ये तो और भी क्लियर लग रहा है, ठीक है। ये उपचयन था, ये अपचयन है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें क्या होता है, तो गौर करना है बस, इसमें हाइड्रोजन जो है ना वो जुटेगा या ऑक्सीजन हटेगा, अर्थात अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन शॉर्ट या ऑक्सीजन हट, अगर इस तरह से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपकरण, अपकरण को ही हम लोग बोल देंगे अपचयन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ZnO पहले था और ये C अलग था, C के साथ कौन हो गया, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन का, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब उपचयन हो रहा है, तो उपचयन यानी कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो कंप्यूटर जी को ताला लगाने के लिए बोल दिया गया, अच्छी बात है। 29 नंबर प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, आपका हुक्म था। हाँ, बड़ा अच्छा एक शायरी आया है, लिखा हुआ है कि ये दुख अलग है कि उससे दूर हो रहा हूँ, ये बात अलग है, नहीं 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 नहीं, ये दुख अलग है कि उससे मैं दूर हो रहा हूँ, ये बात जुदा है कि वो खुद मुझसे दूर हो रहा है, तेरे बिछड़ने पर लिख रहा हूँ ताजा गजले, ये तेरा गम है कि मुझे मशहूर कर रहा है। Oh my God! अब इतने इतने रात में मेरा दोस्त सब पगलाए रहता है, क्या करोगे। चलो देखो, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ओ माय गॉड, जस्ता जो हुआ ना वो धातु हुआ रे बाबू, जस्ता जो हुआ क्या हुआ, धातु हुआ, और धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा ना तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये चीज आपको याद भी रखना चाहिए। जस्ता है Zn, ठीक है, ये बाबू धातु है, एक चीज का दिमाग में रखना, ये धातु है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल है। अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो ये क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, ZnCl2 ये लवण बना दिया और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखो यही गैस मुक्त हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बात किया जाए 31 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे लिखा हुआ है
एकता एकदम हलवा है, ये याद भी होगा आप लोग को। एकदम हलवा है कि निम्नलिखित निम्नांकित, सॉरी निम्नांकित मतलब नीचे अंकित है जो, में से कौन गैस चूना जल को, ठीक है, चूना जल जो होता है, मैं आपको चूना जल के बारे में बता दिया, चूना जल क्या होता है। सो चूना जल को दूधिया कर देती है, चूना जल को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दूधिया करने वाला जो होता है वो होता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अब आगे बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। 32 नंबर लिखा हुआ है, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है, कौन बुझा हुआ चूना है। अच्छा, आप कली चूना जानते हैं, शुष्क चूना जिसको कहा जाता है, नहीं जानते हैं? चलो मैं बताता हूँ, नीचे बात कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह खाली है और नीचे बात हो जाएगा। यह देखो ध्यान से, इसमें अगर बात करें तो CaO जो होता है इसको कली चूना कहा जाता है। कली चूना ये सूखा हुआ चूना है, इसमें अगर पानी मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये CaOH2 बनेगा, CaOH2 बनेगा। और इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। चलो हुआ को छोड़ो ना, चूना लिख देता हूं बस, तो ये हो जाएगा बुझा चूना, कोई दिक्कत है। प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो CaOH2 हो गया, प्लस अगर आप देखें यहाँ पे जो बन रहा था तो बनता है सो बनेगा ही, साथ में ये क्या दे देगा, तो उष्मा दे देगा। तो CaOH2 जो है, CaOH2 जो है उसी को कहा जाता है क्या, बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न में। 33 नंबर प्रश्न में क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। दंतमंजन प्रायः, दंतमंजन समझते हो ना, दांत धोने वाला मंजन जो होता है दंतमंजन होता है। दंतमंजन जो होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे बात किया जाएगा। हाँ, दंतमंजन जो होता है या टूथपेस्ट जो होता है, दंतमंजन या टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट प्राय क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, समझिएगा इस बात का, ये क्षारीय होते हैं। अब जब क्षारीय होते हैं, क्यों होते हैं क्षारीय, क्योंकि हमारे मुंह में, क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारे मुंह में शर्करा, शर्करा भोजन करने के कारण, भोजन के कारण, ठीक है, मुंह में बैक्टीरिया होता है और मुंह में अम्ल बन जाता है, अम्ल बन जाता है। अब मुंह में अम्ल बन जाएगा तो भाई इसको अम्ल को किससे, तो क्षार से, यानी क्षारीय से ही ना हटाया जाएगा। तो यहाँ पे अम्ल और क्षार का विक्रिया कराने के लिए भाई मुंह में अम्ल बना हुआ है, ठीक है, तो मुंह में अम्ल है, मुंह में अम्ल है। और टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट इसमें भस्म है, ठीक है, इसमें क्या है, भस्म है। तो वही भस्म या क्षार बोल सकते हो। अब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बना देगा। तो जो आसानी से हमारा, हम लोग का जो मुंह है ना फ्रेश हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं दंतमंजन प्राय कैसा होगा भाई, तो क्षारीय होगा, क्योंकि मुंह में क्या बनता है, अम्ल बनता है, ठीक है। और याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता होगा खट्टा डकार आता होगा, और अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। चलिए सही बात है, याद करने के लिए बोला हूं बस, आपको याद रहे तो अच्छी बात है। चलो 34 नंबर प्रश्न में अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि
नींबू में कौन सा अम्ल होता है? अब नींबू सबको, खट्टा सबको बड़ा पसंद है ना? सबको नहीं पसंद है, ज्यादा करके लड़की सबको पसंद होता है और प्रेग्नेंट महिला सबको ज्यादा पसंद होता है शायद, मेरे को नहीं पता, शायद। चलो देखो, नींबू जो होता है वो संतरा का ही बच्चा होता है, तो चलो हम इसको संतरा भी लिख सकते हैं, और इसका बच्चा होता है, इसको नींबू इसमें लिख दिए। अब कहोगे संतरा का कला जिक्र किए सर, तो सॉस से संतरा, सॉस से सिट्रिक अम्ल, याद कर सके इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप सही बोल रहे हैं। तो संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, संतरा या नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने वो बात बता दी है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और ये लड़की सबको ना इमली बड़ा पसंद होता है, इमली में इमली खाएगी टर्टर टर्टर दी। मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा मत होना। टर्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इमली में टार्टरिक अम्ल होती है। ठीक है, आपके गाइड में एक जगह गलती लिखा हुआ है, बोल दिया इमली में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, सॉरी सॉरी सर, टार्टरिक अम्ल किसमें होती है? तो लिख दिया है टमाटर में, नहीं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है बाबू, ध्यान रखना इस बात का। और टर्टर बोला है ना, दिल पे मत लेना, मैंने याद करने के लिए बोला है, और क्या करोगे? चलो ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को समझना पड़ेगा आपको। 35 नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा, वो बात कर रहा है। सबसे पहली बात आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, मैंने एक बात बच्चा को, जितना भी मेरा स्टूडेंट है, मैं सबको बताते रहता हूँ, हमेशा ध्यान से बताता हूँ कि अधातु, ठीक है, अधातु का चाहे ऑक्साइड रहे, चाहे हाइड्रोक्साइड रहे, या कार्बोनेट रहे, या बोल सकते हो बाई कार्बोनेट रहे, अ से अधातु, अ से अम्लीय, तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। वही अगर हम बात करें धातु, तो धातु का ऑक्साइड रहे, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहे, हाइड्रोक्साइड रहे यानी OH के साथ जुड़ा रहे, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट रहे, या बाइकार्बोनेट रहे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो भाई ये जब अम्लीय होगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, यानी भास्मिक हो जाएगा। अब आपको एक चीज दिमाग में बैठाना है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, वो द्विधर्मी भी होता है कभी कभी। द्विधर्मी के लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ Al2O3, ये द्विधर्मी है। क्वेश्चन पूछता है इससे, ZnO2 ये द्विधर्मी है, क्वेश्चन में यही दो को डालेगा। तो अब मैं यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का थोड़ा सा बात करूंगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, उसको MgOH2 को कहा जाता है, OH2 को कहा जाता है। अब ये बताइए तो Mg क्या है भाई? धातु है, धातु का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। जाहिर सी बात है, इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक यहाँ पे दो ऑप्शन है, 7 से अधिक यहाँ पे कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको देखा जाए तो मैग्नीशियम बहुत पावरफुल है, यहाँ पे इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। तो 10.5 इसका पीएच मान होगा। ओके, डन। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। 36 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बात किया जाएगा। जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता Zn को कहा जाता है। जस्ता किसको कहा जाता है? Zn को कहा जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जिंक ब्लेड ZnS लिखा हुआ है, ये ZnS होता है। तो जिंक ब्लेड जो हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। जिंक ब्लेड ही ज्यादा करके पूछेगा आपसे, ज्यादा इधर उधर करता नहीं है इसमें। चलिए देखिए, 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जाए, वो क्या है?
तो 37 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, क्या बोलती है पब्लिक, बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। अरे थक गए हैं, सर भी थक गए हैं, आप लोग भी थक गए हैं, जल्दी भागने का मन है, नहीं भागो नहीं भागो। वाकिफ ही कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए थे आसमान से। हम लोग हारने वाले नहीं है। पुष्पराज झुकेगा क्या, मतलब झुका हुआ है तो है। ओ माय गॉड, चलो चलो नहीं बोलना, वो डायलॉग नहीं बोलना है। यहाँ देखो 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 देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज में घुलाने वाला जो धातु है ना, वो बाबू रे कौन है, सोना है। मेरा सोना टू टू, मेरा चांदी टू, चांदी भी नहीं घुलेगा, सोना घुलेगा। अब अम्लराज कौन सी बला है, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर ले, ठीक है। अम्लराज जो है वो कौन सी बला है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओ माय गॉड, अम्लराज जो है किसको कहा जाता है, तो देखिएगा सबसे पावरफुल अम्ल जो होता है ना, 3HCl, और इसमें एक नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक जो अनुपात है नाइट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है, यही होता है अम्लराज, यही होता है अम्लराज। क्वेश्चन इस पे भी पूछ देता है, 3:1 का अनुपात होता है किसका, HCl का और HNO3 का, ये दोनों अम्ल है और पावरफुल अम्ल है। इसमें केवल, ठीक है, इसमें केवल अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धातुएं प्रायः, प्रायः सोना, प्लेटिनम, प्लेटिनम, पैलेडियम, पैलेडियम घुलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल आपको अम्ल का जरूरत पड़ता है, बहुत कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अम्लराज लेके आता था, सब बोलता था सोना साफ करवा लो, सोना साफ करवा लो। अब कोई कोई बकलोलिया होती है, सब तो नहीं होती है, कोई कोई होती है, वो दे देती थी सोना घर का, वो जाके उसमें डुबाता था, 2-3 सेकंड रोक दिया, 3 सेकंड रोक दिया, सोना भी तो भाई पिघल जाता है, घुल जाता है, तो पिघल के उसमें रह जाता था। तो ऐसे करके चोरी करता था पहले के लोग। अब थोड़ा सा ये चीज पे घट गया है, कमी आ गया है। तो अम्लराज क्या हो गया पता चला, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सोना ही है जो पिघल सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, पिघल सकता है, घुल सकता है, ठीक है। आगे चले, चलिए चलिए सर चलिए, कम से कम पहुंच जाइए 40 तक तो पहुंच जाइए। चलिए, यहाँ पे बात किया जाएगा 38 नंबर प्रश्न में, ठीक है, यहाँ पे बात किया जाएगा किस पे, 38 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है भाई, देखो ये टूटेगा तो Ca2+, Cl2 माइनस में टूटेगा, 2Cl माइनस में टूटेगा, यहाँ पे ये जो है प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, यानी यही जो है वो आयनिक यौगिक नहीं है, इसमें आयन नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आयनिक यौगिक नहीं होता, इधर रहता है, इधर रहता है, शेयर करके बनाता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। वही अगर KCl के बारे में देखें तो KCl जो टूटेगा, K+, ये धनायन में टूटा, Cl माइनस में टूट जाएगा, यहाँ पे HCN भी है, H+ में टूटेगा, Cn माइनस में टूटेगा, जितना भी है प्लस माइनस में टूट रहा है, लेकिन यही है जो प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, यानी आयन में नहीं टूटेगा, तो हो गया आयनिक यौगिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न में। 39 नंबर प्रश्न क्या है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। 39 नंबर प्रश्न क्या है, हीलियम गैस है, आप लोग को याद होगा 6 को अक्रिय गैस होता है, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, समझ में आ रहा है।
अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो समझ में आएगा, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियोन का 10 होता है। इसको याद करने के 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54 और यहाँ पे हो जाएगा इसका 86 में। ये किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, किसी भी अधातु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय। तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्लियर हो गया ये बात? अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई क्या है ऑप्शन में, ठीक है? तो अक्रिय गैस है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नियोन नहीं, सॉरी हीलियम, हीलियम हीलियम इसका बात हो रहा है ना, इसका बात हो रहा है। अब पूरा मिटाऊंगा तो पूरा मिल जाएगा, थोड़ा सा सोच लो। चलो चलो ठीक है। चलो हम लोग आगे बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न में। तो हम लोग जो पहुंचना था पहुंच गए, और ये बहुत आसान है एकदम, देखो बस टिक मारो, हलवा जैसा प्रश्न है। बस माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। और इस बार सब माँ से बहुत मुरादे मांग रहे हैं कि भगवान मेरे को अच्छा नंबर से पास करा दो, अच्छा नंबर से पास करा दो। करा ही देंगे, जरूर मेहनत करोगे करोगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है भाई? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। सोना चांदी मैं ना मांगू, मैं तो मांगू संगम तेरा। देखो आ गया हीरा। तो यहाँ पे हीरा जो होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। और कंप्यूटर जी आपका जो जॉब था, आपका काम था, समाप्त हुआ अभी। अब अगले दिन देखेंगे फिर से। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और आप